नमस्कार दोस्तों, स्टूटर्स के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के आरोह नामक पाठ्य पुस्तक से प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दारोगा। नमक का दारोगा प्रेमचंद जी द्वारा रचित चर्चित कहानियों में से एक है। प्रेमचंद जी की अधिकांश रचनाएं सामाजिक समस्याओं का यथार्थपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करती है। उनकी यह प्रस्तुत कहानी आदर्शवादी कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि तब की है जब ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर कर अदा किया जाने लगा। लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। इसे रोकने के लिए नमक विभाग बना। कहानी के प्रमुख पात्र है मुंशी वंशीधर और पंडित अलोपदीन। मुंशी वंशीधर दारोगा के रूप में और पंडित अलोपदीन प्रतिष्ठित जमींदार के रूप में कहानी में आते हैं। बढ़ते हैं कहानी की ओर, पर इससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये कहानी एक या दो बार अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर हम उसे सार रूप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, समय तब का है जब ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर कर अदा किया जाने लगा। लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। इसे रोकने के लिए नमक विभाग बना। उस समय नमक हलाली के मामले होने के कारण दारोगा पद की बड़ी प्राधान्यता रहती थी। सब इसी पद को प्राप्त करना चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी अपनी शिक्षा पूरी कर नौकरी की खोज में निकलते हैं। नौकरी की खोज में निकलते अपने बेटे से उपदेश स्वरूप उनके पिता कहते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हैं। घर में बेटियां हैं जो बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, और इसी के साथ वह कहते हैं कि नौकरी में औहदे की ओर ध्यान मत देना। औहदा यानी कि पोजीशन। ध्यान सदैव ही चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए। और उसी तरह वो अपने बेटे को बताते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णिमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। दोस्तों, इससे तात्पर्य यह है कि मासिक वेतन एक दिन पूर्ण रूप से हमारे हाथों में आता है, फिर बाद में वो पैसे खर्च होते होते लुप्त हो जाता है। पिता कहते हैं कि मासिक वेतन पर नहीं, ऊपरी आय पर, ऊपरी आय यानी कि बाहर से मिलने वाला, यानी कि हम यहाँ पर उसे रिश्वत के तौर पर भी देख सकते हैं, तो ऊपरी आय पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। ये कहकर अपने बेटे को वह नौकरी की तलाश में निकलने को कहते हैं। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसने अपने पिता के सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उनका आशीर्वाद लेकर नौकरी की खोज में निकले, और जाते जाते ही उन्हें नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर प्राप्त हुआ। 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन रात का समय था। काफी सर्दी थी। नमक के जो सिपाही है और चौकीदार है, वे नशे में मस्त थे, और वो सभी जो है पास के एक दफ्तर में सो रहे थे, और ये दफ्तर जमुना नदी से 1 मील पूर्व की ओर था।
और जमुना नदी पर एक नावों का पुल बना हुआ था। इतने ही समय में जो है वंशीधर ने अपनी कार्य कुशलता और अच्छे आचार से अपने अफसरों का जी मोहित कर लिया था। वो का सभी जो है इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। तो ऐसे ही जा रहा था कि एक दिन, जो कहा है मैंने, सर्दी का दिन था। ये अपने दफ्तर में बैठे थे और मीठी नींद सो रहे थे कि अचानक उनकी आंखें खुली। उन्होंने गाड़ियों की आवाज सुनी। वे ज्यादा देर तक वहां बैठे नहीं रहे। जल्दी से उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और जल्दी पुल की ओर बढ़ने लगे। पुल की ओर जाने पर उन्होंने देखा कि पुल को पार करती हुई बहुत सी गाड़ियां जा रही है। गाड़ियों को रोककर दारोगा ने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? उनमें से एक ने सामने आकर कहा, पंडित अलोपदीन के। कौन पंडित अलोपदीन? दातागंज के। अच्छा, गाड़ियां कहां जा रही है? कानपुर। परंतु इस प्रश्न के लिए कि इसमें क्या है, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अंत में मुंशी वंशीधर ने स्वयं जाकर गाड़ियों में रखे बोरों को टटोला और पाया कि उसके अंदर नमक था। वहीं दूसरी ओर पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ में सोते जागते हुए आ रहे थे कि बीच में उनके आदमी आ गए और उन्होंने रथ को रोक लिया और पंडित अलोपदीन से कहा कि दारोगा जी ने पुल पर गाड़ियां रोक दी है और आपको बुला रहे हैं। उस क्षण तक पंडित अलोपदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उनका मानना था कि अगर हमारे पास धन हो तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे हम अपने पक्ष में नहीं ले सकते या फिर खरीद नहीं सकते। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। पंडित अलोपदीन मुंशी वंशीधर के पास पहुंचते हैं। दोनों में बातचीत होती है। पंडित अलोपदीन बार बार रिश्वत की बात करते हुए मुंशी वंशीधर को अपने पक्ष की ओर लेने की कोशिश करते हैं, परंतु मुंशी वंशीधर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था और दारोगा था। इसीलिए इनकी इस सभी बातों को टालते हुए वो कहता है कि ये जो काम आप कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और मैं आपको कानून के सामने लाऊंगा। ऐसा कहते हुए अंत में मुंशी वंशीधर पंडित अलोपदीन को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और दूसरे दिन वो उन्हें अदालत में प्रस्तुत करने का निर्णय करते हैं। इसके बाद अदालत का दृश्य आता है, परंतु पिछली रात जो हादसा हुआ था या घटना घटी थी उसके बारे में रातों रात सभी लोगों तक खबर पहुंच गई थी और इसे सुनकर सभी लोग चकित थे। ऐसी स्थिति में अदालत के सभी अधिकारी वहां पर मौजूद थे और मुकदमा शुरू होने वाला था। मुंशी वंशीधर और पंडित अलोपदीन सभी वहीं पर थे। पंडित अलोपदीन ने धन से सभी अधिकारियों को अपनी तरफ कर लिया था और यही कारण था कि वहां पर पंडित अलोपदीन सही साबित हुए, बेगुनाह साबित हुए और उन्हें अदालत से सही साबित होने के कारण बेगुनाह साबित कर निकलने का अवसर मिला। परंतु मुंशी वंशीधर को दोषी ठहराया गया और बाद में उनसे उनकी नौकरी भी छीनी गई। नौकरी से हाथ धो बैठने के बाद मुंशी वंशीधर अपने घर लौटते हैं। घर लौटने पर उनके बूढ़े पिता उनसे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जाने से पहले मैंने बार बार बताया था, पर तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। अपनी मनमानी कर बैठे, अब भुगतो। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन शाम का समय था।
पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ में मुंशी वंशीधर के घर आ पहुंचे। वंशीधर के पिता और वंशीधर ने जाकर पंडित अलोपदीन का अतिथि सत्कार किया और उन्हें अपने घर के अंदर ले आए। वंशीधर के पिता ने कहा पंडित अलोपदीन से कि माफ कीजिएगा, जो इसने आपके साथ इतनी बड़ी भूल की, और ऐसे बेटे पैदा होने से अच्छे है कि मेरा कोई बेटा ही ना हो। ये सुनते ही पंडित अलोपदीन उस बात को टालते हुए कहता है कि नहीं, वंशीधर तो आपका कुल तिलक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पंडित अलोपदीन के मन में जो है कहीं ना कहीं ग्लानि आ गई थी कि उसने जो काम किया वो गलत था, और उसका जो फल है उसे भुगतना पड़ा मुंशी वंशीधर को, जो कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। तो उस ग्लानि के कारण वो वहां पर जो है मुंशी वंशीधर के घर पधारते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। वंशीधर के साथ बातचीत करते हुए पंडित अलोपदीन उसकी तरफ जो है एक कागज बढ़ाता है और कहता है कि अब कुछ मत सोचो, तुम इस पर हस्ताक्षर करो। वंशीधर उसे देखता है और पाता है कि उसमें लिखा है कि पंडित अलोपदीन अपने सारे जायदाद के स्थायी मैनेजर के रूप में, स्थायी मैनेजर के रूप में वंशीधर को नियुक्त करना चाहता है, और इसीलिए वो उसका हस्ताक्षर मांग रहा है। ये देखकर और सुनकर वंशीधर कृतार्थ हो जाता है। दोनों के बीच बातचीत चलती रहती है और वंशीधर कहता है कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूं, लेकिन अलोपदीन कहते हैं अगर तुम योग्य नहीं हो तो मुझे तुम्हारे ही जैसे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अयोग्य व्यक्ति की जरूरत है। कहानी के अंत में वंशीधर उसमें हस्ताक्षर कर देता है और पंडित अलोपदीन के स्थायी मैनेजर के रूप में नियुक्त हो जाता है। इस प्रकार दोनों मिल जाते हैं और अंत में सत्य की जीत होती है। तो दोस्तों, इतनी सी है ये कहानी, काफी आसान कहानी है और आशा करती हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम सभी घटनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम मुंशी वंशीधर के बारे में एक बार देख लेते हैं। वो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में निकलते हैं। जाते जाते पिता उपदेश देते हैं कि बेटा ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऊपरी आय और चढ़ावे पर ही तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। जाते जाते वंशीधर नमक विभाग के दारोगा पद पर नियुक्त हो जाते हैं और 6 महीने बीतने के पश्चात एक दिन रात का समय था और जमुना नदी से 1 मील दूर अपनी दफ्तर में वंशीधर मीठी नींद सो रहे थे कि तभी पुल को पार करती हुई जाने वाली गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वे पुल पर जाकर गाड़ियों को रोकते हैं और पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने पर बोरियों में नमक पाते हैं और इस प्रकार अलोपदीन को अपने सामने आने को कहते हैं। अलोपदीन उनके पास आ जाता है, दोनों में बातचीत होती है। अंत में अलोपदीन को वो गिरफ्तार कर लेता है। दूसरे दिन अलोपदीन को वंशीधर अदालत में प्रस्तुत करता है, परंतु वहां पर वंशीधर हार जाता है और कुछ दिनों बाद नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। फिर वापस घर चला जाता है, जहां पर पिता उससे बहुत ही निराश हो जाते हैं और भली बुरी बातें कहते हैं। लेकिन अंत में जो है एक दिन शाम को अलोपदीन स्वयं वंशीधर के घर आकर उसे अपनी सभी जायदाद के स्थायी मैनेजर के रूप में नियुक्त कर देते हैं और इस प्रकार अंत में सत्य की जीत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें पंडित अलोपदीन की, तो वो एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। लक्ष्मी जी की आराधना किया करते थे। उनका मानना था कि दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे धन से न खरीदा जा सके। ऐसे ही उनकी मुलाकात एक दिन वंशीधर से होती है। वंशीधर को अपने पक्ष में करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की जाती है, परंतु अंत में उन्हें गिरफ्तार होना ही पड़ता है और दूसरे दिन वो अदालत के जो अधिकारी होते हैं उन्हें भी धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर लेते हैं और अदालत में अलोपदीन की जीत हो जाती है। परंतु कुछ दिन बाद उनके अंदर ये ग्लानि होती है कि उनके कारण एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना पड़ा और शायद यही वजह थी कि वे
वंशीधर के घर स्वयं जाते हैं और वहां पर बातचीत करके मामला सुलझा देते हैं और फिर अंत में उसे जायदाद के स्थायी मैनेजर के रूप में नियुक्त कर देते हैं। तो वहां पर भी सत्य की जीत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये धन का प्रतिनिधित्व करता है अलोपदीन और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं वंशीधर। कहानी के अंत में धन के ऊपर धर्म की जीत होते हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ये कहना उचित होगा कि ये कहानी एक आदर्शवादी कहानी है, क्योंकि इसमें धन के ऊपर धर्म की जो जीत होती है, यानी कि सत्य की जीत होती है। आशा करती हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।